हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्वेश्चन सीरीज ऑफ गार्डन ऑफ जीएस। क्वेश्चन नंबर 1 है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा भारत का गवर्नर जनरल कौन बना। प्रथम गवर्नर जनरल की बात कर रहे हैं तो ये कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग थे भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। और इन्होंने मेनली क्या था, इनका जो टाइम पीरियड वो था 1772 से लेकर के और 1785 का टाइम पीरियड था इनका। और उसमें 72 से लेकर के और 74 तक ये 2 साल रहे थे बंगाल के गवर्नर। और फिर 74 से लेकर के 85 तक ये बन गए थे बंगाल के गवर्नर जनरल। तो अगर पूछे कि जैसे इसमें पूछा है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना, तो ये 74 की बात कर रहे हैं, वॉरेन हेस्टिंग। और अगर पूछे बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन बना, तो यहाँ वाला ये हो जाएगा, तो भी कौन हो जाएगा आंसर इसका? वॉरेन हेस्टिंग। और ये 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से ये प्रोविजन आया था जिसमें जो ये था बंगाल और ये हो गया बम्बई और ये मद्रास, तो इन दोनों के गवर्नर को क्या किया गया, इसके अधीन कर दिया गया। किसके? बंगाल के गवर्नर के अधीन कर दिया गया था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1773 के तहत सुप्रीम कोर्ट कहाँ स्थापित किया गया था? उसी एक्ट में एक प्रोविजन था क्या कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाएगी। और वो सुप्रीम कोर्ट कहाँ स्थापित किया गया था? कलकत्ता में। ठीक है, लेकिन एक चीज़ इसमें ध्यान रखना है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट है तो ये कहाँ हो जाएगा? इसका आंसर कलकत्ता। ठीक है, लेकिन ये जो सुप्रीम कोर्ट है ये वर्तमान के सुप्रीम कोर्ट की तरह नहीं है। इसका कार्य क्षेत्र जो था वो कहाँ था? केवल बंगाल तक था। ठीक है, और बंगाल से बाहर के मामले तभी देखता था जब कोई स्पेशल केस हो। तो ये कहने को उस टाइम का सुप्रीम कोर्ट था। सुप्रीम कोर्ट मतलब सर्वोच्च न्यायालय, लेकिन ये सर्वोच्च न्यायालय आज की तरह पूरे भारत का सर्वोच्च न्यायालय नहीं था। ठीक है, ध्यान रखना है ये। और ये कब बना था? 1774 के एक्ट में ये बना था, मतलब 73 के एक्ट में, और इसका प्रोविजन था 74 में ये बना था। और सर एलिजा इम्पे ये जो थे ये प्रथम जो है इसके न्यायाधीश बने थे। ठीक है, और ब्रिटिश ही रहेंगे इसके न्यायाधीश। और बाद में एक प्रोविजन आया था, उसमें क्या हुआ था कि इल्बर्ट बिल जो केस आया था, इल्बर्ट बिल केस में ये हुआ था कि जो यूरोपीय जज हैं उनके पहले, इसके पहले था कि यूरोपीय जज जो हैं वो ही यूरोपियों के मामले सुनते थे। ठीक है, मतलब यूरोपियों के मामले कौन सुन रहा था? यूरोपीय जज। ठीक है, और भारतीयों के मामले कोई भी सुन सकता था, भारतीय जज भी और यूरोपीय जज भी। इल्बर्ट बिल में क्या किया गया कि जो यूरोपियों के मामले हैं वो कौन देख सकता है? भारतीय जज भी देख सकते हैं। सपोज ये है इंडियन जज, ये है यूरोपियन जज। ठीक है, तो पहले ये किसके मामले देखते थे? केवल यूरोपियन के, मतलब यूरोपियन के मामले केवल कौन देखता था? सिर्फ यही देखते थे। बाद में इल्बर्ट बिल में ये हुआ कि भारतीय जज भी इनके मामले देख सकते हैं। इस वजह से यूरोपियों ने इनका बहिष्कार किया, इल्बर्ट बिल का बहुत विरोध हुआ, और जिसको श्वेत विद्रोह भी बोलते हैं, क्योंकि भारत में जो है अंग्रेजों ने रह करके भारत में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया था इल्बर्ट बिल में। फिर इसको वापस ले लिया गया था क्योंकि उनका रंग भेद वाली जो पॉलिसी थी कि हमारे मामले भारतीय जज कैसे देख सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर अभी ध्यान रखना क्या है? कलकत्ता है 1774 का। और बाद में जो वर्तमान सुप्रीम कोर्ट आया है वो किस एक्ट के तहत आया है? 1935 के एक्ट के तहत। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई है? 1950 में। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस वर्ष हुई? ये कलकत्ता वाले की बात कर रहे हैं, तो ये कब हुई थी? वही 1774। मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया है, तो अब इसमें बार बार एक्सप्लेन की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का प्रमुख उद्देश्य क्या था? क्या था इसका उद्देश्य? बताएं आप। कंपनी का व्यापार समाप्त करना ना, कंपनी का व्यापार समाप्त करना तो उद्देश्य रहा है, जो एकाधिकार समाप्त करना रहा है, व्यापार समाप्त करना नहीं। वो भी 1813 में था, ना कि अभी। कंपनी के प्रशासन पर ब्रिटिश नियंत्रण स्थापित करना, ये था। ठीक है, बाकी भारत को स्वतंत्र करना तो इनका उद्देश्य कभी रहा ही नहीं था। सिविल सेवा परीक्षा शुरू करना ये 1853 में आया था। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? ये आया था 1784 में। और एक चीज़ मैं बता दूं कि पहले जो 1773 का एक्ट था उसमें एक थी COD, ठीक है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट आया इसमें BOC भी बना दी गई, तो 2 चीज़ें हो गई। COD तो पहले से थी, BOC बना दी गई 1784 की पिट्स इंडिया एक्ट में। अब ये क्या करने लगी? मेनली पॉलिटिकल मैटर्स को देखने लगी, राजनीतिक मामलों को। और ये किसको देखने लगी? जो ट्रेड या कॉमर्शियल मैटर को, व्यापारिक मामलों को। अब ये पिट्स इंडिया एक्ट के बाद से देखने लगी, तो इसको बोला गया, इन्होंने द्वैत शासन बोला। ठीक है, इस चीज़ को कि एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल हो गया और एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर हो गया। अब आप ध्यान कैसे रखेंगे, क्योंकि आपको कंफ्यूजन हो जाएगी कि कौन से राजनीतिक मामले देखती थी, कौन से व्यापारिक। तो देखिए सी फॉर कॉमर्शियल मामलों को कौन देख रही थी? COD। जब आप ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हैं, ऑनलाइन कुछ भी खरीदते हैं, शॉपिंग करते हैं ऑनलाइन, तो उसमें देखिए ऑप्शन होता है आपके पास COD का, कैश ऑन डिलीवरी का, तो वो किस में हो जाएगा? व्यापार करने में। और दूसरा पॉलिटिकल,
राजनीति जो है वो हमेशा चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करती है, तो जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल हो गया वो किससे संबंधित हो गया, राजनीति से संबंधित। अब आगे से आप इसको ध्यान रखिएगा, कभी भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा किस संस्था की स्थापना हुई? वही कोर्ट ऑफ डायरेक्टर पहले से थी और अब बनी कौन सी थी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। और फिर क्या हुआ, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को क्या मामले देखने लगी, पॉलिटिकल देखने लगी, और जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो पहले से थी वो अब क्या देखने लगी, केवल कॉमर्शियल या व्यापार संबंधी मामले देखने लगी। ठीक है। बाकी पब्लिक सर्विस कमीशन जो यूपीएससी था वो बना था 1926 में, और ये कौन से एक्ट से बना था, 1926 में बना था, 1919 के एक्ट से। और जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है जिसको प्रोविंशियल सर्विसेज कमीशन बोलते थे, वो उस टाइम पे बना था 1935 के एक्ट से। ठीक है। और बाद में 1950 में जब संविधान लागू हुआ तो उसको संवैधानिक दर्जा दे दिया गया दोनों को। पिट्स इंडिया एक्ट ने किस व्यवस्था को जन्म दिया? द्वैत शासन बोलते हैं वही, जो ये था बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। ठीक है, तो ये द्वैत शासन व्यवस्था हो गई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1784 की पिट्स इंडिया एक्ट के बाद कंपनी के राजनीतिक मामलों पर मुख्य नियंत्रण किसका था? अब देखिए राजनीतिक आया ना, तो पॉलिटिकल राजनीति में कंट्रोल किया जाता है, तो पॉलिटिकल बोर्ड ऑफ कंट्रोल हो गया। और डायरेक्टर्स, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर मतलब इसको याद रखेंगे सीओडी, तो सीओडी मतलब जब कॉमर्स कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह करते हैं तो ये क्या हो गया, कॉमर्शियल एक्टिविटी हो गई। चार्टर एक्ट 1793 ने कंपनी का चार्टर कितने सालों के लिए बढ़ाया? देखिए ये था 20 वर्ष के लिए। इसमें आप एक चीज़ देख लीजिए, सबसे पहला एक्ट आया इनका 1773, ठीक है, फिर आया 1793, फिर 1813, फिर 1833, फिर 1853, मतलब हर 20-20 साल के लिए आया है। तो अगर आप कभी भी ये पूछा जाए कितने साल के लिए बढ़ाया तो 20 साल के लिए। बस इसके बीच में एक आया 1784 का, वो मेनली सुधार करने के लिए था, तो इस वजह से उसको बीच में लाना पड़ा, क्योंकि कंपनी की एक्टिविटी ज़्यादा बढ़ती जा रही थी और उनको लगा कि अब थोड़ा सा राजनीतिक मामलों में भी कंट्रोल करने की ज़रूरत है, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल ले आए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1813 का सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान क्या था? कंपनी का संपूर्ण व्यापार समाप्त करना नहीं, क्योंकि संपूर्ण व्यापार समाप्त करना का भी उद्देश्य ही नहीं रहा, व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया जब भी किया है। ठीक है। कंपनी का भारतीय व्यापार पर एकाधिकार समाप्त करना, ये ठीक है। बस चाय और चीन, मतलब एक तो चाय का व्यापार और दूसरा चीन के साथ व्यापार, इन दोनों को छोड़ करके बाकी सब पे व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। अब जो है बाकी मामलों में कोई भी व्यापार जो है, मतलब ब्रिटेन की कोई भी कंपनी आकर के भारत व्यापार कर सकती थी। ठीक है। और भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त ये 1833 में हुआ है। ठीक, 1833 में। और सिविल सेवा परीक्षा कब शुरू हुई है? ये 53 के एक्ट से शुरू हुई है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, बी। 1813 में कंपनी का कौन सा व्यापारिक एकाधिकार जारी रहा? वही देखिए, अभी पहले बताया था, सीसी मतलब चाय और चीन, तो चाय और चीन का जारी रहा, बाकी सारे खत्म हो गए। और 1833 में ये भी खत्म हो गया, मतलब 1833 में अब कंपनी जो है वो व्यापारिक इकाई नहीं रह गई, बल्कि अब जो है वो प्रशासनिक इकाई बन के रह गई, क्योंकि व्यापारिक एकाधिकार खत्म हो गया इनका। 1813 के चार्टर एक्ट में शिक्षा के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई थी? ये धनराशि 1 लाख रुपए थी। ठीक है। और 1 लाख रुपए मंथली वगैरह नहीं थी। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि 1 लाख रुपए तो सब लोग रटे हुए हैं, लेकिन ये कितनी अवधि के लिए थी? तो ये 1 लाख रुपए 1 साल के लिए थी। ठीक। 1813 के चार्टर एक्ट के बाद भारत में किससे धर्म प्रचार की अनुमति मिली? ईसाई मिशनरियों को। केवल कंपनी अधिकारी, केवल भारतीय राजा, व्यापारी, इन सबसे कोई मतलब ही नहीं है। धर्म प्रचार की अनुमति किसको देंगे? ईसाई मिशनरी को देंगे, क्योंकि उनको जो है ब्रिटिशर्स को अपना ईसाई धर्म का प्रचार करना था। और ये 1813 में, ध्यान रखना, ईसाई मिशनरी। 1813 के एक्ट में 3 चीजें हुई थी। एक तो था MLT, M फॉर मिशनरी, ईसाई मिशनरी, L फॉर 1 लाख रुपीज, और T फॉर ट्रेड। ट्रेड की जो मोनोपोली थी वो चाय चीन को छोड़ करके समाप्त कर दी गई थी। ठीक है। कंपनी के व्यापारिक कार्यों का पूर्ण अंत किस अधिनियम द्वारा हुआ? व्यापारिक कार्य के पूर्ण अंत की बात कर रहे हैं। पूर्ण अंत हो गया था 1833 में। ठीक है। और फिर 1833 से कंपनी जो है प्रशासनिक इकाई बन गई थी। और एक चीज और 1833 के एक्ट में ध्यान रखना है कि इसके बाद से जो है वो केंद्रीकरण की शुरुआत। ठीक है। ये केंद्रीकरण शब्द अगर आए तो ये किससे संबंधित है? वो इसी से संबंधित है। 1833 के चार्टर एक्ट के बाद कंपनी का मुख्य स्वरूप क्या रहा? ये प्रशासनिक संस्था बन गई थी, क्योंकि व्यापारिक नहीं, वही व्यापारिक कार्यों का पूर्ण अंत हो गया और क्या बन गई? ये प्रशासनिक संस्था बन गई। ठीक है।
तो ये क्या हो जाएगा, प्रशासनिक संस्था बन गई और इसके व्यापारिक कार्यों का पूर्ण अंत हो गया। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।